होगे तो दिस इज ब्रॉडर कैटेगरी, या तो डिजीज इन्फेक्शियस हो रही होगी या तो नॉन इन्फेक्शियस होगी। क्लियर? कैंसर इज मेजर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, सबसे बड़ी कैंसर है। एंड एड्स, एचआईवी जो आप बोलते हो, इट इज अ फैटल इन्फेक्शियस डिजीज। अगर एक इंसान को एड्स हो गया है तो आज नहीं तो कल उसकी डेथ होनी है। मतलब एड्स में मोर्टेलिटी रेट 100% है। ठीक, आप एड्स के क्योर नहीं है। एड्स है तो वो एड्स क्या है, वो इम्यून सिस्टम को पूरा एकदम, पढ़ेंगे हम लोग एड्स डिटेल में, पूरा वीकेंड कर देगा। तो एक जब आपका इम्यून सिस्टम वीकेंड हुआ है तो आप एक नॉर्मल फीवर से भी आपकी डेथ हो सकती है। एड्स की कॉजिंग, डेथ का कॉज अलग अलग होता है, लेकिन एड्स हो गया है, एचआईवी है, उसको एड्स में कन्वर्ट तो हुआ आपका जाना ही है, मतलब 100% मोर्टेलिटी रेट इसमें। तो कैंसर इज मेजर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज एंड एड्स, तो जिसका नाम याद रखते हैं कि इन्फेक्शियस में अगर टॉप देना है तो आप एड्स को दोगे, एंड नॉन इन्फेक्शियस में देना है तो कैंसर। एंड नंबर ऑफ जो डिजीज हैं उनमें एक कैटेगरी आ जाती है कि ना इन्फेक्शियस है ना नॉन इन्फेक्शियस है, वो आपकी किसी हैबिट की वजह से हो। ठीक है, तो ड्रग, अल्कोहल, ये सब कैंसर वगैरह क्या हुआ, ये आपके सेलुलर मेटाबॉलिज्म की वजह से, मतलब वहां पे कुछ इनकरेक्ट हो गया कि आपकी कैंसरस सेल्स फॉर्म हो गई और वो रैपिडली ग्रो कर, इसका फिर पूरा एक ब्रॉडर रेंज है कि किस तरीके की कैंसर। तो ड्रग एंड अल्कोहल, किसी बैड हैबिट की वजह से आपको एक डिजीज हुई है, वो भी एक अलग कैटेगरी में जा रहा है। ठीक है, और उसमें भी आपको पता है कि लंग कैंसर, लिवर, ये सब जब डैमेज हो रहा है, ठीक है, तो भी एक आपकी अलग, मतलब वो भी कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। तो कई चीजें फैक्टर रिलेटेड। नाउ अगर आप कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन ह्यूमंस की बात करें तो पैथोजन, पैथोजन होना चाहिए। इन्फेक्शन है मतलब कोई तो पैथोजन होना चाहिए, पहली बात। पैथोजन मतलब जो कॉजिंग एजेंट है। अब एक एक सिंगल सिंगल वर्ड में सबकी डेफिनेशन जरूर करके रखना, क्योंकि ये वो वर्ड है जिसके अंदर तो डॉक्टर बन के जाने वाला। ठीक, तो पैथोजन मीन्स कॉजिंग एजेंट, जो डिजीज को कॉज करने वाला सोर्स है। इट कैन बी अ बैक्टीरिया, कैन बी अ वायरस, कैन बी अ फंजाई, कैन बी प्रोटोजोआ, कैन बी अ हेलमिंथ। ठीक है, जो हम लोग वर्मोलॉजी पढ़ रहे थे। ठीक है, एंड क्या ले रहे थे, ड्रग का क्या नाम था, एंटी कैटेगरी पैथोजेनिक एडॉप्टेशन। क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया, एक तो पैथोजन इंपॉर्टेंट है, पैथोजन जो कॉज कर रहा है, और उसकी एडॉप्टेशन। ठीक, वो कैसा एडॉप्टेशन, किस तरीके का उसको एनवायरनमेंट चाहिए, वो हमें किस तरीके से एक्ट कर रहा है, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। ठीक है, वो सब जो हम लोग कैटेगरी देख रहे हैं, कहाँ का किस रिसोर्स में रहने वाला पैथोजन है। जैसे हेलिकोबैक्टर की बात करें, पाइलोरी, तो वो स्टमक का है, तो उसके पास टेंडेंसी है कि वो अमोनिया को रिलीज कर रहा है। तो एसिडिक मीडियम जो अपना स्टमक का एसिडिक मीडियम है उसको वो न्यूट्रलाइज करता जा रहा है। एसिड उस फैक्टर पे एक्ट, उस बैक्टीरिया पे एक्ट नहीं कर पा रहा। ठीक, और वो अपना काम पीछे कर रहा है बैकग्राउंड में, स्टमक की जो वॉल है उस पर अल्सर बनाता जा रहा है, अल्सर बनाता जा रहा है। ठीक, इन्वायरमेंट अपना एसिडिक है, जिसमें ये तेजाब से भी ज्यादा डेंजरस एसिड है अपना स्टमक, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो क्या कर रहा है, इट मींस कि उसके पास एक एडॉप्टेशन है। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी अपना स्टमक का बैक्टीरिया है, जो अल्सर कॉज कर देता है स्टमक में, और फिर इंटेस्टाइन में भी कर सकता है। तो लाइक उन पैथोजन का अपना एक एडॉप्टेशन होगा, जिस वजह से उनकी पैथोजेनिसिटी है, उस अमोनिया रिलीज करने का काम। सेकेंडरी मेटाबोलाइट याद है, कल ही बच्चों को पढ़ा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो प्लांट सिक्रीट कर रहा है, लेकिन प्लांट को कोई काम नहीं। ठीक, ह्यूमन ने उसको यूज कर लिया, कैफीन बना लिया, कॉफी बना लिया, रबड़ बना लिया, ड्रग्स बना लिया, अलग अलग तरीके से। सेम वे में यहाँ पे कुछ ऐसे चीज रिलीज हो रही है जो उसको उस सिचुएशन में सरवाइव करने के लिए एडॉप्टेशन है। क्लियर? तो पैथोजेनिक एडॉप्टेशन देखने होंगे। गट पैथोजन, बैक्टीरिया एंड वर्म्स जो आपके गट में एलिमेंट्री कैनाल में ग्रो कर सकते हैं, उनके पास ये एडॉप्टेशन होना चाहिए, ताकि जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट चल रहा है उसमें जैसे हुक होना चाहिए, वो वहां पे इनकॉर्पोरेट कर सके, टिश्यू में इंजेक्ट कर सके। मीडियम चाह रहा है आपका, फ्लो चल रहा है पूरा अंदर, उसमें वो बह ना जाए, जिस तरीके के एडॉप्टेशन, उस तरीके के वहाँ के जो पीएच है उसमें उनका सर्वाइवल के लिए एडॉप्टेशन। नाउ आज कुछ टर्म्स देख लेते हैं, उसके बाद कवर करते हैं। ठीक है, जब हम पैथोलॉजी बोल रहे हैं, पैथोलॉजी इस, अब ये एक ऐसे शॉर्ट में लिखा हुआ है, इन सबकी छोटी छोटी डेफिनेशन में क्रॉप करके बना दूंगी, तब तुम लोग नोट डालो।
इट इज डेविएटेड फिजियोलॉजी, मीन्स आपने जो नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात की उससे कुछ डेविएशन हो गया, दैट इज पैथोलॉजी। ठीक है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम अफेक्टेड बाय अ डिजीज, देन जो जो भी हम उसका ट्रीटमेंट और सारी डायग्नोसिस सब क्या हो गया, पैथोलॉजिकल। ठीक है, फैक्टर्स फॉर डिजीज, एक डिजीज के होने के फैक्टर पे आप सिर्फ फोकस कर रहे हो, दैट इज नोन एज एटियोलॉजी। जब हम बोलते हैं कि इस डिजीज की एटियोलॉजी क्या है, तो जब हम लोग पीएचडी में प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं तो वहां पे हम एक बहुत छोटा सा सेक्शन होता है जब आप डिजीज का बायोलॉजिकल बैकग्राउंड का इंट्रो देते हैं, कि जो भी आपके सामने होते हैं बायोलॉजी फील्ड के नहीं, आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हो तो या तो मैथ्स के या तो कंप्यूटर साइंस के हो, तो बायोलॉजी वाले को बहुत शॉर्ट में ऐसा बताना होता है कि मैथ्स के बायो के छोड़ के, एक मैथ्स के कंप्यूटर और मैथ्स जो भी वहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाले भी आके बैठ जाते थे सेमिनार, लाइक एनआईटी के हर एचओडी को इनवाइट किया जाता है जब किसी पीएचडी का सेमिनार चले, फिर एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट होता है, और हमारे केस में तो वो भी बायो का। ठीक है, तो आप बायो वाले क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट में आपका एबीसीडी करके आप बता दो कि इस तरीके की चीज को रिलीज हो रही है जो ऐसा डिजीज कॉज कर, ठीक, तो दैट इज एटियोलॉजी। आप किसी डिजीज के फैक्टर्स को बताओ, वहाँ पे एक हेडिंग होती है व्हाट इज द एटियोलॉजी ऑफ लैमिनोपैथी, से मैंने लैमिनोपैथी पर किया, तो एटियोलॉजी ऑफ लैमिनोपैथी हमें 2-3 लाइन में ये कि फैक्टर ऑफ डिजीज क्या, ठीक, तो हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल organs, process of disease development in cells. Aspects of disease in an organ is pathology, then epidemiology, the incidence, distribution, and possible control of disease and other factors relating to health. But this is one of the एक रिसर्च अभी बढ़ता जा रहा है कि एपिडेमोलॉजिस्ट, अगर आप डॉक्टर के साथ साथ एपिडेमोलॉजिस्ट बनना चाहो तो इसमें बहुत डिमांड है। ठीक है, कि कैसे डिजीज वहां पे ग्रो कर रही है, क्या रिलेटेड टू, क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रिडिक्शन जो कर रहे हैं, उन सब चीजों में इन चीजों की नॉलेज हो। तो इंसिडेंस, क्या इंसिडेंसेस हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, उस डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पॉसिबल कंट्रोल ऑफ डिजीज क्या है, या पूरा उस एरिया वाइज स्टडी करना। तो एंड अदर फैक्टर रिलेटिंग टू हेल्थ, किसी भी पर्टिकुलर आप स्पेसिफिक कर सकते हो या पूरे एक आप एक कंट्री को ले रहे हो तो उस कंट्री की आप एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक पूरा हो गया, एंडेमिक और एपिडेमिक आप वहां की स्टडी करो, दैट विल बी एपिडेमियोलॉजिस्ट। ठीक है, वो पर्सन क्या हो जाएगा, एपिडेमियोलॉजिस्ट। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट ध्यान में रखना कि कोई भी एपिडेमिक डिजीज पैंडेमिक हो सकती है, लेकिन हर एपिडेमिक डिजीज पैंडेमिक नहीं होती। मतलब हर पैंडेमिक डिजीज कभी ना कभी एपिडेमिक नहीं होगी, जैसे अब कोरोना की बात, तो कोरोना पहले वुहान सिटी में था, चाइना में, तो वो वहां की वो एपिडेमिक कोरोना की बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट वुहान एंड चाइना। जब हम पैंडेमिक कोरोना की बात कर रहे हैं तो जो वर्ल्ड वाइड उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, दैट विल बी पैंडेमिक। क्लियर, तो ऑल पैंडेमिक्स आर एपिडेमिक बट नॉट ऑल एपिडेमिक्स आर पैंडेमिक। हर चीज को अगर अगर हम इसी वुहान में ही कंट्रोल कर लेते, या इंडिया में जब 9 मार्च मेरे बर्थडे के दिन रिपोर्टेड हुआ था शायद, तो उस दिन अगर हम इस पेशेंट को कंट्रोल कर लेते या उस दिन भी ट्रैवल वगैरह बंद कर देते, तो जो 24 मार्च को एकदम आपने ऑल ऑफ सडन किया, ऑल ऑफ सडन करने की जरूरत नहीं होती, बोलने में शायद ये सब इजी लगता है, लेकिन ये एपिडेमियोलॉजिस्ट लोग बता देते हैं, वायरोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, वो बताते हैं कि डिजीज को कैसे रोका जा सकता है। और जैसे न्यूजीलैंड में तुमने एग्जाम्पल सुनाओ कि वहाँ के जो क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर, उसने बहुत जल्दी कंट्रोल करके सारी चीजों को नॉर्मल कर दिया। क्यों, क्योंकि पढ़ी लिखी है, यंग है, उसने बहुत डील किया, और वो मैन टू मैन, मतलब पर्सन टू पर्सन टाइम बिताती थी, इंटरेक्ट करती थी, वीडियो कॉल्स करती थी। तो लोग कहते हैं न्यूजीलैंड छोटा सा है, कंट्रोल करना इजी है, नहीं, छोटी चीज को आप अपने देश को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, वैसे भी बटा हुआ है, स्टेट वाइज चल रहा है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है, पता नहीं कितने ग्रुप में, तो उसी उसी मोड में आप डिवाइड करके अगर इस डिजीज को पकड़ते तो भी कंडीशन इतनी वर्स्ट नहीं होती। तो लाइक अगर एपिडेमिक को कंट्रोल कर दिया गया है एपिडेमिक लेवल पे, तो पेंडेमिक नहीं हो सकती। ऑल एपिडेमिक शुड, मतलब ऐसा नहीं है कि नॉट ऑल एपिडेमिक आर पेंडेमिक, हर एपिडेमिक पेंडेमिक कन्वर्ट नहीं हो सकती, लेकिन हर पेंडेमिक कभी ना कभी एपिडेमिक नहीं। फिर डायग्नोसिस, जो उसको हम डायग्नोज कर रहे हैं, सैंपल यूज कर रहे हैं, ठीक है, यूरिन सैंपल, ब्लड सैंपल, सीरम सैंपल, एलाइजा टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है, एंटीबॉडी एंटीजन, रिया टेस्ट, अलग अलग जगह स्टूल टेस्ट हो रहा है, ठीक है, एक्सरे हो रहा है,
MRI हो रहा है, CT स्कैन हो रहा है, ये सब अपने अपने डिजीज के रिलेटेड कि आपको प्रॉपर एक डायग्नोसिस के थ्रू भी आप जाएंगे उसके क्योर। इंक्यूबेशन पीरियड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। इंक्यूबेशन पीरियड क्या हो गया? आपका एक्सपोजर हुआ किसी वायरल या बैक्टीरिया से, किसी पैथोजन से, एक आपका एक्सपोजर हुआ था, लेकिन आपको तुरंत तो नहीं कि आज आपने कोरोना वायरस के टच में आए और आप तो आज वेंटिलेटर पे पड़ गए, ऐसा तो नहीं हो रहा। ठीक, इट मीन्स कि उसके एक्सपोजर से फिर हिस्ट्री देखी जा रही थी कि आप पिछले 1 वीक में किसी से टच में आए हो, कहीं गए हो। अभी जनरल जो तुम लोगों ने देखा है उसी को अब यहाँ पे ऑप्टेन। इंक्यूबेशन पीरियड क्या हुआ? आपका इनकॉर्पोरेट करना, आपका इंटरेक्शन करना और आपका साइन एंड सिम्टम आना, उन दोनों के बीच का जो पीरियड है दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक, उसको इंक्यूबेट होने में कितना टाइम लगा? आप कोरोना वायरस से मैं हो सकता है इंटरेक्ट कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे अंदर प्रोपोगेट नहीं कर पाया उतना। ठीक, कम अमाउंट में एक्सपोजर हुआ। जैसे डॉक्टर कैसे इन्फेक्टेड हो रहे थे, बहुत सारे डॉक्टर्स की डेथ हुई है, बहुत सारे नर्सेस की डेथ हुई है। क्यों? क्योंकि उनका बार बार एक्सपोजर हो रहा था। एक बार लड़ लिए, 2 बार लड़ लिए, 3 बार लड़ लिए, लेकिन रिपीटेडली वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ वायरसेस उनके अंदर बढ़ते जा रहे हैं, बार बार फिट करते जा रहे हैं, तो तब जाके उनको इन्फेक्शन हो गया। क्लियर? तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या हुआ? टाइम टू एक्सप्रेस साइन एंड सिम्टम। एक्सपोजर से लेके जो साइन एंड सिम्टम आ रहा है उसके बीच का जो पीरियड है, मतलब अगर आप ग्राफ बनाओ तो ग्राफ में यहाँ पे आपने एक्सपोजर हुआ है, उसके बाद आपने ये टाइम ले लिया, नाउ साइन एंड सिम्टम आ, तो ये आपका हो जाएगा इंक्यूबेशन टाइम। जब आपका साइन एंड सिम्टम आने तक जो ग्रोथ आपके अंदर बॉडी में वायरल बैक्टीरियल ग्रोथ हुई है और वो ग्रोथ रिस्पॉन्स हुई कि आपको सिम्टम है। कैंसर बनते ही नहीं पता चल जाता कि कैंसर है, लोगों के ट्रीटमेंट आते आते थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज में तो डायग्नोसिस होती है। जैसे पापा का अगर पैंक्रियाटिक कैंसर क्यों नहीं डायग्नोस हुआ? क्योंकि वो पेट का है। बार बार क्या होगा? आपको डाइजेशन सिस्टम में डिसबैलेंस होगा, आपको स्टमक ऐक होगा। भाई डॉक्टर चला रहा है, गैस्ट्रिक की दवा चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, 3 महीने चला, वहां तो कैंसर फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज पहुंच गया, खत्म कहानी। तो लाइक इंक्यूबेशन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, और इस पीरियड के बीच में आपको साइन एंड सिम्टम के इनिशियल स्टेज जो दिखे, अब वो डिजीज टू डिजीज, अगर इस बीच में आपके इम्यून सिस्टम ने वर्क कर लिया तो आपको ड्रग्स की जरूरत नहीं। ड्रग्स, इम्यून सिस्टम फेल हो रहा है, इट मीन कि आपके अंदर साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। साइन एंड सिम्टम्स जब आए, अब उस साइन एंड सिम्टम को राइट डायरेक्शन का पाथ मिल गया, ट्रीटमेंट हो जाए। नहीं मिला, आप उसको कुछ कॉमन सिम्टम्स में ले जा रहे हो तो मिसलीड हो जाएगा आपका। ठीक है, प्रोग्नोसिस अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार आएगा लाइफ में तुम लोग के। आउटकम, कि क्या परसेंटेज ऑफ चांस है कि रिकवरी हो सके। जैसे मैंने बोला एड्स, तो एड्स की प्रोग्नोसिस की बात करेंगे तो 0%। ठीक है, 0%। कोरोना की प्रोग्नोसिस की बात करें तो 90 to 98% अपने कंट्री में बहुत ज्यादा है। कोरोना से रिकवर होने की परसेंटेज ज्यादा है। तो घूमते फिरते कोरोना हो जा रहा है, घूम रहे हैं फिर रहे, होगा तो ट्रीटमेंट दे दो। जिसके घर में लोग गए हैं, डेथ हुई है, लोगों से पूछो, उनको पता है कि भाई क्या हो गया। ऑलरेडी जिनका सिस्टम वीक है, एक तो वो ज्यादा, और फिर कोरोना के भी अभी म्यूटेशन हो रहे हैं। नॉर्मल लोग जो ठीक हो के जा रहे हैं, ऐसे भी केसेस आए हैं कि उनको 1-2 महीने बाद लंग्स में डैमेज होने की प्रॉब्लम आई है। तो आउटकम इज रिलेटेड टू कि परसेंटेज ऑफ चांस ऑफ रिकवर कितने हैं उस पर्टिकुलर डिजीज की। क्लियर? एंड रिकवरी, रिकवरी हो रही है, हील हो गया प्रोसेस, ठीक है, डिजीज से क्योर हो गया, दैट टर्म्स इज रिकवर। ठीक है, बस रखिए इतना आज 11th को। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अभी डिजीज तक, कल से डिजीज पे आ जाएंगे, डिजीज फिर डिजीज के मोड ऑफ एक्शन और उन चीजों को देखेंगे अपन लाइन बाय लाइन। ठीक है बेटा, खुशी, साक्षी, श्रुति, श्वेता, तहरी, वैदेही, कोई डाउट बेटा? ये वर्ड जरूर नोट्स नोट्स बना लोगे, मुझे पता है प्रिपरेशन टाइम चल रही है, और बाय डिफॉल्ट 20 तारीख को एग्जाम है, और वो चीजें तुम लोगों की अच्छे से कवर हुई हैं। हर एक चैप्टर का यूट्यूब पे लेक्चर पड़ा हुआ है, मेरा भी वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, शायद रिप्रोडक्शन से लिस्ट शायद प्राइवेट है, उसको click करके, तो वहां से तुम लोगों को जिस पर्टिकुलर लेक्चर को देखना है उस लेक्चर को देखो, रिवाइज करो, और कुछ कुछ हम प्लान करते हैं उसके हम रिवीजन लेंगे। लेकिन ये नोट्स पैरेलली बनाते चलो, क्योंकि 14 फरवरी को इसका भी टेस्ट देना है। ठीक है, और रिसेंट में पढ़ा हुआ है, रिसेंट में कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस, और इंटरेस्टिंग लगेगा। आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर यही होना चाहिए तुम लोगों के लिए। डॉक्टर बनना है
तो सबसे इंटरेस्टिंग, हर एक लाइन आपको इंटरेस्टिंग है, हर एक लाइन में आपको स्टोरी, आप अगल बगल इतने डिजीज देख सकते हो कि आप रिलेट कर सकते हो। तो जस्ट एंजॉय करते हुए इस चैप्टर को अपने को खत्म कर लो। ठीक है, नोट्स बना लेना। चलो बाय बाय। और मेरी स्टोरी को वायरल नहीं करना। ठीक, बाय।